नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत करते हैं एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यूपी सरकार को 2 बार सलाह दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है महत्वपूर्ण बात, आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है आशीष घटनास्थल पर मौजूद था, इस बात के सबूत हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है। बड़ी खबर, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी गई कि वो अपील करे जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। और ताजा अपडेट दे दें आपको इस मामले से जुड़ा हुआ। लखीमपुर हिंसा मामले की सुनवाई शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। जी हां, एक और बड़ी अपडेट, देश की सबसे बड़ी अदालत में आशीष मिश्रा टेनी की जमानत को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू, 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। इसमें सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत मौजूद हैं, शामिल हैं इस बेंच में। अविनाश शाह इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास और भी जानकारियां हैं। एसआईटी की रिपोर्ट जो दाखिल की गई है, एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उस मामले में और जानकारी हासिल करते हैं अविनाश तिवारी से। बताइए अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को 2 बार जमानत रद्द करने के लिए उसने कहा था, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। इसके साथ साथ एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि जो 98 गवाह हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है जब आशीष मिश्रा बाहर है, इसलिए लिहाजा उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए जिससे कि जो गवाह हैं वो किसी तरीके से विचलित ना हो। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो थार जीप जिससे एक्सीडेंट हुआ था किसानों का, उसमें आशीष मिश्रा मौजूद थे और इसलिए इसमें कहीं भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा है कि उनको जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो शुक्रवार को मिली है, लिहाजा कुछ वक्त दिया जाना चाहिए जिससे वो तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। वहीं अगर बात करें तो जो याचिका करता है उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए, किसी भी स्थिति में उनको जमानत पे बाहर न रखा जाए। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने स्पष्ट किया जितने भी गवाह हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के वो संजीदा है और सभी की सुरक्षा की जा रही, किसी को कोई खतरा नहीं है। अभी मामले की सुनवाई जारी है, जहां पे जमानत रद्द करने की मांग याचिकाकर्ता की तरफ से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये कहा है कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। और गोरखनाथ मंदिर में संदिग्ध हमले के मामले से जुड़ी अपडेट आपको दे दें। यूपी एटीएस की टीम इस मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध मुर्तजा के परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है। एटीएस के एसपी अभिषेक सिंह गोरखपुर पहुंच गए और संदिग्ध ने सुरक्षा में तैनात जवानों पर कल हमला किया था, उसी मामले में पूछताछ परिजनों से भी, बास मुर्तजा के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए आप। जब यह हमला हुआ गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों पर, पीएसी के 2 जवानों पर, इस व्यक्ति के द्वारा, तो फिर क्या दृश्य था वहां पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएस के एसपी अभिषेक सिंह गोरखपुर पहुंचे हैं, पूछताछ की जा रही है आरोपी के परिजनों से। आरोपी इस वक्त गिरफ्तार है, घायल है वो भी, उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। कल यह हमला हुआ, यूपी एटीएस की टीम इस मामले की जांच कर रही है। एटीएस की टीम जांच कर रही है, इसलिए आतंकी एंगल भी इस हमले का खंगाला जा रहा है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, आपको क्या जानकारी मिल रही है एटीएस की जांच के बारे में? देखिए राजेंद्र, कल जब ये हमला हुआ था, मुख्यमंत्री रहते भी हैं गोरखनाथ मंदिर परिसर में और गोरख प्रधान के पीठाधीश्वर भी हैं। जब ये हमला हुआ उनके 2 जो सिपाही हैं वहां पर घायल हुए और मुर्तजा भी घायल हुआ था। उसने अपने पास एक चाकू रखा था और एक जो फावड़े की तरह होता है वो उपकरण उसके पास यंत्र था। और विवेक का आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आवाज मिल रही है। जी बताएं। अभी एटीएस की टीम ने इसको टेरर एंगल देख रहे हैं वो, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई टेरर एंगल हो, आतंकी घटना हो सकती है, इसीलिए एटीएस के अधिकारी सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि जिला पुलिस ने, हम विवेक से फिर से बात करेंगे, लेकिन ये खबर महत्वपूर्ण कि एटीएस के एसपी अभिषेक सिंह गोरखपुर पहुंचे और आरोपी के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। समझने का प्रयास, सारे सूत्र जोड़ने का प्रयास, क्यों हमला किया गया, ये जानने का प्रयास एटीएस के द्वारा।
और सूत्रों के हिसाब से एक बड़ी खबर आपको दे दें, डिप्टी स्पीकर बन सकते हैं शिवपाल यादव। बड़ी खबर, डिप्टी स्पीकर, उपसभापति बनाए जा सकते हैं। भाजपा शिवपाल यादव को डिप्टी स्पीकर बना सकती है। शिवपाल यादव ने आज फिर ट्वीट करके संकेत दिए हैं। आगे भविष्य की राजनीति और अपनी रणनीति के बारे में ट्वीट करके सुबह सुबह एक बार फिर से संकेत दिया है शिवपाल सिंह यादव ने, और उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। परंपरागत रूप से डिप्टी स्पीकर विपक्ष का ही होता है। बीच में ये परंपरा कमजोर पड़ गई थी, लेकिन फिर से नितिन अग्रवाल को बना के इस परंपरा को शुरू किया है। आइए अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस खबर पर और विस्तार से उनसे जानकारियां प्राप्त करते हैं। अनुभव, ट्वीट के बारे में तो हमने दर्शकों को बताया कि ट्वीट में रामचरितमानस की चौपाई लिखते हुए क्या संकेत किया है। इससे पहले भी बहुत सारे संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर शिवपाल यादव ने दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जाकर उनसे मिलना और इसके बाद खुलकर ये कहना कि समय आने पर वो अपना बड़ा फैसला आपके सामने रख देंगे, और उसके बाद ट्विटर पे फॉलो करना, ये सब तो हमने दर्शकों को बताया। लेकिन ये खबर जो है इसके अपने आप में बड़े राजनीतिक मतलब है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। और विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल राजन, हम इस वक्त ये जो विक्रमादित्य मार्ग पर शिवपाल यादव का आवास है वहीं पर मौजूद हैं। 7/8 जो विक्रमादित्य मार्ग का उनका आवास है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने उनसे मुलाकात की। हालांकि कैमरे पर तो उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन अनौपचारिक रूप से ये ज़रूर कहा जब हमने पूछा कि आज आपने ट्वीट भी किया है और पूरा राम दरबार है, प्रभु श्री राम की बात है, उसमें परिवार की बात है, राष्ट्र की बात है, तो इन सारी चीज़ों के जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है शिवपाल यादव ने। अगर परिवार की बात हो रही है तो जिस तरीके से उनकी नाराज़गी लगातार देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अपना जो समाजवादी परिवार है उसको भी लेकर ट्वीट के जरिए कुछ ना कुछ उस पर भी बात ज़रूर कही। और हमने उनसे पूछा कि चर्चा है कि आप अयोध्या जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हनुमानगढ़ी जाना है, वहाँ दर्शन करना है, राम जन्मभूमि जाना है, वहाँ पर भी दर्शन करना है। हमने कहा कि कब जाएंगे, उन्होंने कहा देखिए नवरात्र में ही किसी दिन ज़रूर जाएंगे। और ये भी कहा कि जल्द कुछ बड़ा ऐलान भी करेंगे, कोई बड़ा फैसला भी लेंगे। तो साफ तौर से पिछले कुछ दिनों से लगातार शिवपाल यादव सुर्खियों में हैं, और बार बार यही कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब मुलाकात हुई, 20 मिनट तक उनकी बातचीत चली, उसके बाद देखिए उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया। आज जिस तरीके से ट्वीट किया उसके भी बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि अब ये भी एक हम कहें तो संभावना जताई जा रही है कि डिप्टी स्पीकर विधानसभा में बीजेपी उनको बनवा सकती है। हालांकि ये परंपरा लंबे समय तक नहीं थी उत्तर प्रदेश में। विधानसभा में हमने देखा, चाहे 2007 से 2012 की सरकार देख ले बसपा की, या फिर 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी की सरकार देख ले, तो ये परंपरा नहीं थी। लेकिन 2017 से 2022 के बीच, वो भी जब आखिरी वक्त बचा था, तब बीजेपी ने एक दांव चला था नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर बनाकर। और ये परंपरा रही है, लंबे समय से ये परंपरा रही है कि किस तरीके से वो विपक्ष के ही पास वो पद रहता है। तो हो सकता है कि ये कोशिश हो बीजेपी की। और देखिए जो विधानसभा में जो बैठने जो सिटिंग अरेंजमेंट है, आपसे जानेंगे अनुभव कि डिप्टी स्पीकर बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसको कैसे प्रपोज किया जाएगा, कैसे प्रस्तावित किया जाएगा, इस पर समर्थन या विरोध की प्रक्रिया क्या होती है, और वो आपके पास आएंगे। लेकिन इससे पहले जो ट्वीट की हम बात कर रहे थे उसके बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि जो ट्वीट करके संकेत देने का प्रयास किया है शिवपाल ने सुबह सुबह, वो क्या है। रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट की गई है शिवपाल सिंह यादव के द्वारा। इस चौपाई का अर्थ है कि यह वक्त राम को सुनने का है। परिवार को लेकर भी चौपाई के माध्यम से कुछ संकेत दिए गए हैं। इससे पहले शिवपाल ने ट्वीट में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पर्सनल हैंडल्स को भी फॉलो करना शुरू किया है। तो अब ये नया ट्वीट, और इसी पर हम बात कर रहे हैं। और अब खबर ये है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर भी बनाया जा सकता है। तो पहले ट्विटर पॉलिटिक्स और उसके बाद से ये महत्वपूर्ण जो इनपुट अभी हमें अनुभव दे रहे हैं, इसके दूरगामी असर और मतलब। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवस्थी जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी नमस्कार। जी अवस्थी साहब, ये शिवपाल सिंह यादव ने शुरू किया है ट्विटर हैंडल फॉलो करना प्रधानमंट्री और मुख्यमंत्री का पर्सनली। फिर मुख्यमंत्री से वो मिले भी, हम सब ने देखा, 20 मिनट की उनकी मुलाकात रही मुख्यमंत्री आवास पर। और आज सवेरे वो एक ट्वीट करते हैं, इसमें वो वैसे तो कोई खुल के बात नहीं कहते हैं वो, लेकिन राम दरबार उन्होंने उसमें शो किया है, और इसके अलावा एक चौपाई भी उन्होंने लिखी है। इसको आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, और बीजेपी यहाँ पर क्या समझ रही है, इस चीज को कैसे देख रही है? देखिए,
मैं तो कहूँगा कि जो है शिवपाल जी, अगर रामचरित मानस में उनकी रुचि है तो जरूर पढ़ना चाहिए। उससे जीवन में बहुत ज्ञान मिलता है और श्रद्धा भी बढ़ती है। दूसरी बात आपने जो कही हुई ट्विटर पे वो फॉलो कर रहे हैं बीजेपी के लीडर्स को, तो बीजेपी के लीडर्स को बहुत सारे लीडर्स फॉलो करते हैं। हम लोग भी अन्य पार्टियों के लीडर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके रीति विचार जानने की इच्छा होती है, उसके ऊपर अपने कमेंट्स हम करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर शिवपाल जी उनसे मिलने गए तो उसमें कोई किसी को कोई उसमें स्टोरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कोई कहीं पे कोई सुगबुगाहट पार्टी के अंदर भी नहीं है और कोई ऐसा विचार भी शिवपाल जी की तरफ से प्रकट नहीं किया गया कि वो बीजेपी में आने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि इसको शिष्टाचार भेंट के रूप में देखना चाहिए। और ये जरूर मैं उनको बधाई और धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि अब कम से कम वो भगवान श्री राम के शरण में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अपने कम से कम अपने भतीजे को भी प्रेरित करेंगे अखिलेश यादव को, तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि राम भक्तों की हत्या का पाप जो है मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की पार्टी के ऊपर लगा हुआ है। और वो अभी भी जो है उन्होंने कभी भी आज तक वो लोग अयोध्या नहीं गए हैं। अयोध्या जाने की भी खबर आ रही है आलोक जी। मैं आपको बताऊं कि वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने भी जा सकते हैं। और इसके अलावा आलोक जी, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि उनके डिप्टी स्पीकर बनाने की चर्चाएं हैं, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पार्टियां कभी टिप्पणी नहीं करती हैं। आपकी ये रिपोर्ट है, आपकी खोजी पत्रकारिता होगी, लेकिन अभी हमारे पास पार्टी की तरफ से कोई सूचना ऐसी नहीं है कि हम उनको समायोजित करने जा रहे हैं या हम उनको डिप्टी लीडर विधानसभा का बनाने जा रहे हैं। भविष्य में क्या होगा, हम ज्योतिषी नहीं है, हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है और संभावनाओं से भरी हुई राजनीति रहती है। किस समय क्या होगा उसका हमें इंतजार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका आलोक अवस्थी जी। तो अब आपको शिवपाल यादव की 10 दिनों वाली सियासत बताते हैं। पिछले 10 दिनों में क्या खास किया उन्होंने। 26 मार्च की सबसे पहले बात करते हैं। शिवपाल को सपा विधायक दल की बैठक में बुलावा नहीं भेजा गया, जबकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जसवंत नगर से चुनाव जीते। 27 मार्च को शिवपाल इटावा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 28 मार्च को नाराज शिवपाल यादव ने मुलायम से दिल्ली में मुलाकात की। 29 मार्च को सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए, वहां पे आमंत्रण गया था, सबसे ऊपर उन्हीं का नाम था। 30 मार्च को शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। 31 मार्च को लखनऊ के एक स्कूल में निजी कार्यक्रम में शामिल हुए शिवपाल यादव और 31 मार्च को लखनऊ में दफ्तर पर पार्टी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। फिर 2 अप्रैल को शिवपाल यादव ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर दिनेश शर्मा, इन सबको व्यक्तिगत इनके जो हैंडल्स हैं उनको फॉलो करना शुरू किया। और 4 अप्रैल को यानी आज एक ट्वीट के जरिए उन्होंने एक और संकेत दिया है। सुबह सुबह उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट की है। ये पिछले 10 दिनों में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं शिवपाल यादव से जुड़े हुए। अनुभव शुक्ला की बात करते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। अनुभव, अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता साफ डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है और इस प्रकार की कोई योजना है, और संभवतः ये एक राजनीतिक तरीका भी है। जब तक कोई बात बहुत पुष्ट तरीके से तय न कर दी जाए, कोई बात समझ न ली जाए, तब तक उस पर राजनीतिक रूप से खुलकर कुछ कहा नहीं जाता। ये तो हमने देखा ही है, और वही बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी भी बता रहे थे। लेकिन आपके पास जो इनपुट्स हैं और महत्वपूर्ण हैं, उसको और एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों के सामने रखें। अनुभव, देखिए, बिल्कुल ये चर्चा है सत्ता के गलियारों में कि शिवपाल यादव को डिप्टी स्पीकर जो है विधानसभा में वो बीजेपी बना सकती है, क्योंकि हमने ये देखा, आप अगर देखिए तो नितिन अग्रवाल को भी तो बीजेपी ने ही बनवाया था डिप्टी स्पीकर। हालांकि ये ज़रूर महत्वपूर्ण है कि बहुत कम दिन जब बचे थे तब बनवाया, पर ये चूंकि अभी जो हम बात कर रहे थे विधानसभा में, देखिए जो बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट जो है उसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके बिल्कुल बगल की जो सीट होती है, कुर्सी होती है, वहीं पर डिप्टी स्पीकर बैठता है। तो इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है अखिलेश यादव, उनके बगल में मान लीजिए अगर डिप्टी स्पीकर बन जाते हैं शिवपाल यादव, तो वो बिल्कुल बगल में बैठेंगे, यानी भतीजे के बिल्कुल ठीक बगल में चाचा बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरीके से ये कोशिश करेगी कि एक दबाव रहे, जब भी सदन चले, सदन की कार्रवाई हो, तो कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन यानी अखिलेश यादव पर चाचा का दबाव कहीं ना कहीं रहे। और जब मान लीजिए अन्य नेता बोले विपक्ष के, तो शिवपाल यादव जब रहेंगे डिप्टी स्पीकर, तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से, अगर हम कहें तो जो हमें नोक झोंक दिखती है या फिर सदन में जो जिस तरीके से चर्चा होते होते बहुत गर्म हो जाती है, वो भी कुछ हद तक रुकेगी। तो ये एक तरीके से
पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की तो तैयारी हो भी सकती है, क्योंकि इसमें कुछ लगना तो है नहीं। और ये परंपरा रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा में लंबे समय से। हालांकि 1990 के बाद अगर हम देखें तो इसी 2021 में फिर नितिन अग्रवाल को बिल्कुल बना था बिल्कुल डिप्टी एक, क्या समाजवादी पार्टी नेता रमाकांत यादव भाजपा में शामिल हो सकते हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मऊ के कोपागंज ब्लॉक के बीएसएस महाविद्यालय में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर जिला पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक थी और इसमें यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी अरुणकांत यादव भी मौजूद रहे। अरुणकांत यादव ने यहां पर एमएलसी चुनाव में विपक्ष पर पैसे के इस्तेमाल का आरोप लगाया और वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कह दिया कि हो सकता है कि कल हमारे पिता बीजेपी में आ जाए। जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, अगर अच्छी ना होती तो वो पूर्ण बहुमत में ना आती। इसका मतलब अगर हम अपने मुंह से कहें कि हम अच्छे आदमी हैं तो आप कैसे मानेंगे? अगर हम वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस किया है, वो साबित कर दी कि वो काबिल है, इसलिए अच्छे लोगों के साथ। एक ही परिवार में एक सदस्य समाजवादी पार्टी से यार हो सकता है कि हमारे पिताजी भी आ जाए बीजेपी में। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे यही कहते हैं कि वो निर्दल प्रत्याशी है और पैसा बांट रहे हैं, और लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर इस तरह से होगा, अगर लोगों को खरीदा जाएगा तो जो वास्तव में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को मौका कभी नहीं मिलेगा।